हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। तो आज हम बेटा लास्ट जो हमने छोड़ा था जहां पर भी जीओसी को, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास आईएचडी। क्या होता है आईएचडी? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं इसे, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। या फिर इसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बजाय इसे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोलना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अलावा इसमें ये एक और चीज बताता है, रिंग और डबल बॉन्ड। यानी ये क्या चीज है उसको अब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई मॉलिक्यूल का सिर्फ फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो फॉर्मूले को देखकर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ये बता सकते हैं कि उस फॉर्मूले में कितनी रिंग पॉसिबल हैं। रिंग बनती है ना जब साइक्लिक, कितने साइक्लिक रिंग हो सकती हैं, या फिर कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं। और ये यूज होता है आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म हमने बहुत शॉर्ट में किया था और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर किया था, ठीक है। ऑप्टिकल वाला जो स्टीरियो आइसोमर है वो हमने छोड़ दिया था। तो वहां उसको खैर वहां ये यूज भी नहीं होता, तो ये सिर्फ स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमर में यूज होता है। तो तब उसके क्वेश्चंस करते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालते हैं, तो वहां पर ये कहीं यूज होता है। हमने उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, उसको जस्ट डेफिनेशन में लिया है। बट अगर आप लोग वो प्रैक्टिस करें अपने घर पर बैठ के, तो सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ ये एक टॉपिक डिफाइन करना रह गया था, तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए जरा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलता है। तो सी एच, नॉर्मल कार्बन हाइड्रोकार्बन है सी एच। अगर सी और एच है अकेला तो सी प्लस वन एच माइनस एच बाई टू, सीधा फॉर्मूला लगता है। नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन, माइनस में हाइड्रोजन डिवाइड बाई टू, इन दोनों को निकाल लीजिए, आई एच डी आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसके अलावा अगर हेट्रो एटम हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, हेलोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन को एक बार छोड़ दीजिएगा, ऑक्सीजन के बारे में नहीं है ये जनरल फॉर्मूला, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन दो तरह से बॉन्डिंग दिखाता है। एक तो कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो दोनों तरह से अलग तरह से बिहेव करता है, तो हमें नहीं पता लगता, तो इसलिए हम ऑक्सीजन को डिनाई कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसको जब कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तब आपको सीधा ही समझ में आ जाएगा। उसका स्ट्रक्चर बनाइए, ऑक्सीजन को पहले सिंगल बॉन्डेड कीजिए, फिर डबल बॉन्डेड कीजिए कार्बन के साथ, और फिर उसको दोबारा से निकाल के देखना दोनों तरह से, तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इसको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, सिंपली ये कह सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है सी प्लस वन, कार्बन प्लस वन, माइनस में हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, एक्स मतलब हेलोजन, ठीक है, माइनस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को माइनस कर दीजिए, डिवाइड में, सबके डिवाइड में टू आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इसमें कितने डबल बॉन्ड आएंगे या कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे या रिंग कितनी होंगी। तो वो कैसे निकलता है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है C3H8। सीधा एग्जांपल है ये, तो सीधी सीधी नॉर्मल चेन है, देखिए सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। सभी हाइड्रोजन पूरे पूरे हैं इसमें, क्योंकि ये नॉर्मल एल्केन में सारे हाइड्रोजन कंप्लीट होते हैं। अगर एल्केन में से दो हाइड्रोजन गायब कर दें तो एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, चार हाइड्रोजन गायब कर दे तो दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एक डबल बॉन्ड एक रिंग, रिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो हमें नॉर्मल हाइड्रोजन के लिए तो जरूरत ही नहीं होती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए IHD इसके लिए फिर भी कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल हाइड्रोजन है तो C प्लस वन एच बाई टू। पहला फॉर्मूला जो लिखा रखा है कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो तो ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ C प्लस वन एच बाई टू, सीधा सीधा रूल लगेगा। थ्री प्लस वन, हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन है तीन, हाइड्रोजन है एट, तो थ्री प्लस वन एट बाई टू, थ्री प्लस वन फोर होता है, एट बाई टू फोर होता है, सीधा सीधा फोर बाय फोर माइनस फोर इक्वल टू आ गया जीरो। इसका मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं है, ये फुल फिल्ड कंप्लीट एक कार्बन की, नॉर्मल कार्बन की चेन है। इसमें ब्रांचिंग हो सकती है, तो ब्रांचिंग वाले आइसोमर तो आप बना सकते हैं, उसके अलावा इसमें कोई आइसोमर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ब्रांचिंग चेक कर लीजिए, अगर ब्रांचिंग पॉसिबल है तो बना लीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। इसका मतलब ये है, यानी इसमें रिंग या डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। इस वैल्यू का मीनिंग ये है। यस गाइस, ये पहली लाइन, पहला एग्जांपल समझ में आया। जीरो वैल्यू आती है तो मतलब रिंग, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है उस कार्बन की चेन में। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब यहां से आपको थोड़ा बेटर लगेगा कि इसका असली मतलब क्या है। IHD C3 और H6, ये वाला एग्जाम्पल है C3H6। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम नीचे की तरफ मत देखिएगा, एक बार स्ट्रेट लाइन में चलिए, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, n प्लस वन एच बाई टू, सीधा फॉर्मूला लगेगा। क्या आएगा, n प्लस वन, हाइड्रोजन कार्बन है तीन, ठीक है, n की जगह C होना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये C आएगा।
चलिए इसको मैं सी करता हूँ, C+1। तो देखिए C+1 H/2, तो कार्बन कितने हैं टोटल? 3 है, 3+1 H/2 6/2, तो ये आ जाएगा सीधा आपके पास में 3+1 और 6/2 3 होता है, 4 - 3 यानी 1। ये आ गया 1। 1 का मतलब क्या है? 1 हाइड्रोजन का मोलिक्यूल, 1 हाइड्रोजन का एटम नहीं, 1 हाइड्रोजन का मोलिक्यूल, मतलब 2 हाइड्रोजन कम है इसमें। नॉर्मल एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम है इसके अंदर। 2 हाइड्रोजन कम है यानी वैल्यू IHD की वैल्यू 1 कम है। 1 कम का मतलब है 1 डबल बॉन्ड, यहाँ 1 वैल्यू रखेगा, याद रखना। 1 कम है तो 1 डबल बॉन्ड या 1 रिंग हो सकती है। तो नीचे देखो मैंने बना रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH3, एक डबल बॉन्ड लगा दिया कार्बन की चेन में, या फिर एक रिंग बना दो CH2 CH2 CH2, 3 कार्बन वाली रिंग बनेगी, साइक्लोप्रोपेन। यस गाइस, समझ में आया? तो इस तरह से 2 आइसोमर बन जाएंगे इसके, यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा ये। और ये सीधा फॉर्मूले के अंदर इस फॉर्मूले में फिट कीजिए और आपको पता लग जाएगा इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। हालांकि अगर आप इसे जनरल भी बनाना चाहें, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को एडजस्ट करना चाहेंगे, तो या तो रिंग बनाना पड़ेगा या डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। सिंपल है। लेकिन यहाँ तो ये सिंपल लगता है, बट अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो तो वहां पर उसको एडजस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम आएगा, आपको नंबर ऑफ रिंग बता देगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड बता देगा, या ट्रिपल बॉन्ड भी बता देगा, है ना? तो 2 अगर डबल बॉन्ड कम है तो हम 2 डबल बॉन्ड ज्यादा है, मतलब 2 IHD की वैल्यू 2 आती है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, पॉसिबल है। वो नीचे वाले एग्जांपल में बताऊंगा मैं, ठीक है? तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये हमें हेल्प करता है आइसोमेरिज्म में आइसोमर बनाने के लिए। उसके अलावा इसका एक और यूज है हायर क्लासेस के अंदर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स आती हैं। उन टेक्निक्स के अंदर स्ट्रक्चर को बनाने में IHD बहुत हेल्प करता है, कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने रिंग हैं, और उसकी हेल्प की वजह से उनकी जो पीक्स आती हैं, उनकी जो वैल्यूज आती हैं एक्सपेरिमेंटल, उन वैल्यूज से उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करने में ये हेल्प करता है MSc क्लास के अंदर। ठीक है, वहां पर अच्छे से डिटेल में आती है ये चीज, तो वहां IHD की वैल्यू वहां भी निकाली जाती है। यस गाइस, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये 2 जगह पर काम आता है, बस इतना ही मेरा कहने का मतलब था। यस, ये बात सबको क्लियर है, समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, नीचे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, C4H9N। N वाले एग्जांपल में सीधा फॉर्मूला नहीं लगता, C+1 - H/2 ऐसा फॉर्मूला नहीं लगता। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? C+1 माइनस में H+X - N, H हाइड्रोजन, X हैलोजन, N नाइट्रोजन, सबके लिए उन्हीं का सिंबल लगा रखा है, सिंपल कर रखा है इसको थोड़ा, ठीक है? वरना ABCD लिखा होता था, पहले मैंने ABCD लिखा था, फिर मुझे लगा कि ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। तो एक जिस क्लास में मैं लेक्चर ले रहा था आपसे प्रीवियस में, तो मैंने इसको रब करके C के लिए कार्बन, H के लिए हाइड्रोजन, N के लिए नाइट्रोजन, X के लिए हैलोजन, वैसा इसको बना दिया फॉर्मूले को। ठीक है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, डोंट वरी। अगर आपने कहीं पहले से पढ़ रखा है, कहीं और से याद है, आपको अच्छे से पता है, तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं, अगर वो आपको ईजी लगता है तो। कोई भी टेक्निक हो, कुछ भी हो, हुक और क्रूक, लास्टली आपको याद होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस टीचर ने पढ़ाया है, अच्छे ने, खराब ने, नो मैटर। मैटर सिर्फ ये रखता है कि आपको याद है या नहीं, दैट्स मैटर। जैसे याद होता है वैसे याद कीजिए, मेरा तरीका फॉलो करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है? अगर अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं लग रहा तो दूसरा कर सकते हैं। तो देखिए अभी इसमें, इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? तो C+1 यानी कि 4+1, 4 कार्बन है, नाइट हाइड्रोजन है 9, हाइड्रोजन 9 लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? फर्दर ऑन नेक्स्ट देखो, हेलोजन 0 है तो X की वैल्यू 0 आ गई, फिर नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन की वैल्यू 1 आ गई, दैट्स इट। वैल्यू देखिए क्या आएगी, 4+1 ये हो गया 5, है ना? ये कितना, 9 - 1 8/2 यानी 4, 5 - 4 A1 1 आ गया, इसका मतलब 1 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, दैट्स इट। तो एक डबल बॉन्ड मैंने 2 कार्बन के बीच में यहाँ बना दिया, एक डबल बॉन्ड बन गया। फर्दर क्या हुआ, नाइट्रोजन को मैं बीच में बना सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ बीच में, है ना? और नाइट्रोजन के साथ बीच में अगर नाइट्रोजन लगा रहा हूँ तो इसके साथ H भी लगाना पड़ेगा ना, एक H लगेगा। तो क्या नंबर ऑफ H बराबर रहेंगे? 2 3 5 6 7 8, एक और 9, यहाँ पर एक H और लगेगा, है ना? ये फॉर्मूले में गड़बड़ कर रखी, तो एक H और यहाँ पर लगने वाला, ठीक है? फर्दर अगर मैं नाइट्रोजन को बाहर लगाता तो NH2 लगा दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ H और टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब बराबर रहेंगे, एक डबल बॉन्ड रहेगा। तो एक डबल बॉन्ड का मुझे पता लग गया इससे नाइट्रोजन वाले फॉर्मूले में, तो ये हेल्प करता है और इस तरह से मैं आइसोमर बना सकता हूँ। 1 डिग्री नाइट्रोजन है, 2 डिग्री अमाइन है और 3 डिग्री अमाइन भी बनाएंगे इसी फॉर्मूले में, 3 डिग्री अमाइन का भी बना सकते हैं, वो भी आइसोमर बनेगा। नाइट्रोजन की चेंज कर सकते हैं पोजीशन, वो भी आइसोमर बनेगा।
ठीक है, पोजीशन आइसोमर भी बना सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बना सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, और पोजीशन आइसोमर कौन सा है, नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दीजिए, पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। तो इस तरह से आप हर तरह से इसके आइसोमर बना सकते हैं, लेकिन अब आपको कम से कम ये पता है कि इसमें एक डबल बॉन्ड जरूर है या फिर एक रिंग है। जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड, या फिर एक रिंग भी हो सकती है, इसी में एक रिंग बना दीजिए, इसी में एक रिंग बना के भी आइसोमर बन जाएगा। तो सोचो कितने सारे फॉर्म हो जाएंगे इसके। एक रिंग और बन सकती है, एक डबल बॉन्ड है, या फिर यहां पर हम लगा सकते हैं और रिंग, या फिर एक रिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आइसोमेरिज्म बनता है। यस गाइस, क्लियर हुआ ये आईएचडी क्या है? यस हमें हमें डबल बॉन्ड और रिंग के बारे में बताता है, तो क्या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है? यस। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए बीच वाला एग्जांपल, इसको देखिएगा। C4H6, आपको सिर्फ ये मिलेगा फॉर्मूला। अभी ये बड़ा आसान लग रहा होगा कि ये तो बड़े छोटे से लेवल की बात है, सिर्फ ये फॉर्मूला मिलेगा और बोलेंगे सारी तरह के आइसोमेरिज्म बनाइए, तो थोड़ा आपको लगेगा कि अरे ये कैसे पॉसिबल है। तो इसमें इसकी हेल्प ली जाती है, ये सब कुछ नहीं है, बट इसकी हेल्प के बिना बहुत सारी चीजें डिफाइन नहीं होती। तो C4H6 IHD निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला C+1 H/2, सीधा सीधा 4+1, कार्बन है 4 और H/2, हाइड्रोजन 6 है, तो 3 आ गया, और ये 5, 5 - 3 हो गया 2। तो 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन के एटम्स कम है, तो यानी या तो 2 डबल बॉन्ड लगेंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, पता है ना आपको, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ऑब्वियस यस सर है ना। या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको दिखा रखी हैं, तो बाकी के आइसोमर तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन ये कम से कम बनाने में इंसान का आइडिया नहीं लगता। तो देखो एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ये रहा ऊपर एक ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा क्या किया, 2 डबल बॉन्ड बना दिए। तो ऐसा भी आइसोमर, ये दोनों आइसोमर है एक दूसरे के, है ना, ये फंक्शनल आइसोमर है। एक और देखिए, यहाँ क्या किया है हमने, यहाँ रिंग बनाई है विद 1 डबल बॉन्ड। एक तो रिंग हो गई, एक डबल बॉन्ड हो गया, या फिर 2 रिंग भी बना सकते हैं, 2 रिंग बना दो तब भी IHD की वैल्यू 2 हो रहेगी। DU भी बोलते हैं इसे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी डबल बॉन्ड कितने हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की जगह रिंग भी हो सकता है ना, अकेला डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है। तो इसलिए DU बोलना ठीक नहीं है, IHD बोलना ज्यादा ठीक है, बट याद दोनों रहने चाहिए। दैट्स इट। तो ये समझ में आ गया होगा भी 1 रिंग + 1 डबल बॉन्ड या 2 रिंग हो सकते हैं, तो 2 होगा नंबर उसका, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। तो ये होता है वैल्यू ऑफ IHD। क्लियर है भाई सबको? इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा IHD से, फिर आइसोमेरिज्म निकालने के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, लेसन वाइज आइसोमेरिज्म वाला लेसन चेक कीजिए, मैंने आपको वो बुक भेजी हुई है, आइसोमेरिज्म का लेसन वो उठाइए, उसके अंदर IHD वाले नंबर ऑफ आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका सारे डिटेल में आंसर्स भी दे रखे हैं उसके अंदर, तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम आप 10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से आराम से बैठ के नोटबुक के ऊपर, तो आपको IHD याद हो जाएगा हमेशा के लिए, और समझ में आ जाएंगे आइसोमेरिज्म कैसे निकाले जाते हैं। सिर्फ एक बार 10 क्वेश्चन, दैट्स इनफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। डिफरेंस बिटवीन मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट। ये डिफरेंस किसी को आता है, मेसोमेरिक और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस होता है, कभी पहले सुना है इसके बारे में? एनीवन? नहीं सर नहीं सुना हुआ? ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, नहीं भी याद करेंगे तब भी काम चलेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि माइनर सा डिफरेंस होता है, और नहीं भी याद करेंगे तब भी चलता है, क्योंकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बट गलती से अगर ये क्वेश्चन आ जाए IIT लेवल पर, तो आपको शायद 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा दिलवा सकता है। ठीक है, और वो 1-2 नंबर का गैप भी बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया कि ये आपको करवाना चाहिए। तो देखिए बेटा, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। मेसोमेरिक इफेक्ट होता है डायरेक्शनल, रेजोनेंस है ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है मेसोमेरिक। अब ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा शायद, तो नीचे वाला एग्जांपल देखिए, रेजोनेंस इन बोथ डायरेक्शन, 1,3 ब्यूटाडाइइन दिखा रखा है, दिख रहा है सबको। तो मैंने क्या किया, एरो जो है वो एक साइड में डाल दिए, और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना दिए। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आया होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, है ना, तो इस पे बनेगा पॉजिटिव, इस पे बनेगा नेगेटिव। यस, ये वाला समझ में आ गया सबको, रेजोनेंस यस सर सिंपल है। ठीक है, अब क्या ये एरो इधर ही से शुरू करना जरूरी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या ये यहीं से स्टार्ट करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो मैं इधर से भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ ना, उल्टा यहाँ से स्टार्ट कर देता, है ना, तो मैंने उल्टा स्टार्ट किया, ये देखिए उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, ऐसा भी हो सकता है, तो चार्जेस अपोजिट हो जाएंगे। तो ये दोनों डायरेक्शन से शुरू किया जा सकता है,
जो चीज दोनों डायरेक्शन से शुरू की जा सके, जो रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन से, रेजोनेंस नहीं, जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों डायरेक्शन से शुरू होती है, दोनों डायरेक्शन से शुरू की जा सकती है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस इन बोथ डायरेक्शन, और उसी को रेजोनेंस बोला जाता है। क्लियर है? रेजोनेंस मतलब दोनों डायरेक्शन से स्टार्ट हो सकता है, दैट इज दोनों रेजोनेंस। डायरेक्शन में जा सकते हैं। स्टार्ट हो सकता है दोनों डायरेक्शन से, और दोनों डायरेक्शन सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से स्टार्ट करो उधर से फर्क पड़ो, रिजल्ट सेम आ रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। अब मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन से शुरू हो सकता है। एग्जांपल देखते ही आप बता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक एक एग्जांपल जरूर याद रखिएगा ताकि आपके माइंड में हमेशा रहे। एक एग्जांपल तो याद रखिएगा, बट अगर याद ना रहे और आपसे कोई पूछ ले तब आप आसानी से एग्जांपल देखकर बता सकते हैं, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो एग्जांपल देखकर कैसे? तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, ये देखिए जरा, मेसोमेरिक इफेक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे ये लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर देखो, इधर से ये इधर जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, तो इससे इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड बन गया, इसका नेगेटिव चला गया। तो ये कंडीशन समझ में आ गई होगी सबको, है ना? अब क्या मैं उल्टा कर सकता हूं, ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर सकता हूं, फिर ये लोन पेयर कहां शिफ्ट होगा? क्या ये बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ द स्पेस, खत्म? ऐसा ही हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है? सोचिए जरा। यस गाइज, क्या ये पॉसिबल है? हाँ भाई, कहाँ गए सभी? जस्ट टेल मी द आंसर गाइज। सभी सो गए क्या? इशिका, आर्यन, कुशार्क, जितेश, क्रिश, सब सो रहे हैं? अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी 10 बजने वाले हैं, अभी 10 पूरे बजे भी नहीं है। है शायद, पॉसिबल है। कैसे? जरा देखिए ये हवा में कैसे जा सकता है। चलो एक और चीज दिखा देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये वाला लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर आ ही नहीं सकता, वरना इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ने पड़ेंगे, उसका कारण देखिएगा जरा ध्यान से। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब चार चार इलेक्ट्रॉन, तो 2 खुद के और 2 हाइड्रोजन के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करके दिखाते हैं। ये देखिए 2 शेयर्ड है, और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में एडिट है ऑलरेडी, और ये CH2 है, ठीक है, और ये कार्बन CH है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इन दो, 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 बॉन्ड से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आ गए, 6 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से हैं। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास। कार्बन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन टॉलरेट नहीं कर सकता, लास्ट शेल कंप्लीट भर चुकी है इसकी, तो इसका मतलब इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो अगर मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा 9वां, और एक इसे शेयर कर लेगा 10वां, तो टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इट इज इम्पॉसिबल, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता कार्बन। तो क्या करे कार्बन? तो कार्बन को अपना लोन पे डोनेट करना पड़ेगा, लेकिन डोनेट करने के लिए जगह ही नहीं है। कहाँ जाएगा वो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन? हवा में, कहीं भी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यस, समझ में आ गया सबको? क्लियर है बेटा? यस सर। है ना? ठीक है, तो यानी ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये इसी डायरेक्शन से शुरू किया जा सकता है, दूसरी डायरेक्शन से शुरू नहीं किया जा सकता इसको, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस डायरेक्शन से शुरू करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। फिर ये वाली सिचुएशन में भी ये नेगेटिव चार्ज इधर डोनेट करेगा, फिर ये इधर आ जाएगा, वो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब अपोजिट तो आएगा वो जिस डायरेक्शन से जाएगा वो उसी डायरेक्शन से वापस भी आएगा डेफिनेटली, बट दूसरी डायरेक्शन से शुरू नहीं किया जा सकता। जहां से शुरू किया अब अपोजिट डायरेक्शन से शुरू कर ही नहीं सकता, तो ये ओनली वन डायरेक्शन में जाता है, इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है। नीचे देखो फिनोक्साइड आयन, इसको मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोक्साइड आयन का इलेक्ट्रो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर याद किया था सबने? यस सर, यस, याद है। याद है ना? तो इसमें देखो नीचे क्या होता है, फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव आयन है ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड देगा बेंजीन को, बेंजीन यहाँ पर लेके आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से ये चलता है फिनोक्साइड आयन। तो इसके अंदर उल्टा हो सकता है क्या? मतलब ये डबल बॉन्ड बेंजीन को वापस मिल सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। पहली बात तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज को अटेन नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी चीज, अगर कर भी ले, हम मान भी ले 3 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए,
एक बॉन्ड बना हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, क्योंकि एक शेयर कर रखा है, खुद का है, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के भी माने जाएंगे और नीचे वाले कार्बन के भी माने जाएंगे, वो दोनों जगह पर काउंट होते हैं, दोनों होता दोनों का एक एक है, पर शेयरिंग है तो दोनों जगह काउंट होते हैं। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्सीजन बना के बैठा है, नीचे मैंने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, लास्ट शेल है सेकंड शेल 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकती है ये, 8 हो गए, पूरे हो गए, वहां 8 ही हैं। अब अगर और इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से ले ले, बेंजीन डोनेट कर सकता है नो डाउट, बट बेंजीन रिंग से और इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10वां इलेक्ट्रॉन 9वां 10वां कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा डेफिनेटली। 3s ऑर्बिटल ऑक्सीजन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, थर्ड शेल है ही नहीं उसमें, कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो इसका सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन की तरफ बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ये अपोजिट डायरेक्शन से शुरू नहीं किया जा सकता, तो ये एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट है। बेंजीन रिंग में भी मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब सारे रेजोनेंस हैं, लेकिन रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन से शुरू किया जा सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन से शुरू होता है और फिर वापस उसी डायरेक्शन में वापस लौट आता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर है? यस सर। है ना? बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए अब कि मेसोमेरिक इफेक्ट सिंपल एक ही डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट एक और इफेक्ट आता है SIR इफेक्ट। SIR सर, स्पेलिंग बनेगी सर वाली, है ना? SIR इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। अब ये क्या होता है कि रेजोनेंस ना, कई बार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो बन रहा होता है, हमें लगता है रेजोनेंस बन रहा है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से स्टेरिकली उसको रोक दिया जाता है। तो सबसे पहले ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस आप लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जिस पोजीशन पर बेंजीन की एक पोजीशन के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, एक पोजीशन पर ग्रुप लगा है, उस ग्रुप के अगेंस्ट अगर कोई दूसरा ग्रुप लगता है, वो यहां लगता है पहली, यानी सेकंड पोजीशन पर, कह लो ये 1 है ये सेकंड है, सेकंड पोजीशन पर अगर लगता है तो वो ऑर्था होगा, ऑर्थो पोजीशन। अगर थर्ड पर लगेगा तो वो मेटा, फोर्थ पर लगेगा तो वो पैरा। अब हम कहें कि फिफ्थ पर लगे, फिफ्थ पोजीशन, अबे अरे भाई एक पर ही लगना है, एक पर, एक ही पोजीशन पर लग सकता है वो, तो एक तो लगा हुआ है, एक और लगाना है, तो ये सेकंड और फिफ्थ अक्सलियत में थर्ड पोजीशन है, उसको फिफ्थ नहीं बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? तो यानी कि थर्ड हमेशा मेटा होगी, सेकंड हमेशा ऑर्थो होगी, तो यानी दो ऑर्थो, सेकंड सेकंड पोजीशन, थर्ड थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, ये होती है दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में। ठीक है भाई, ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है हम मैकेनिज्म में इसको फिर से यूज करेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसको ऑर्थो इफेक्ट से भी आप याद कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर अगर ऑर्थो पोजीशंस दोनों ऑक्यूपाइड हों बल्कि ग्रुप से, यहाँ पर CH3 लगा रखा है, देखो मैंने NH2 है ये, और ये CH3 है, ये CH3 है, तो बल्कि ग्रुप से अगर, बल्कि ग्रुप क्या होता है? लार्ज और बल्कि ग्रुप के बीच में डिफरेंस पता है किसी को? यस गाइज, लार्ज ग्रुप और बल्कि ग्रुप में क्या फर्क होता है? बल्कि बड़ा होता है, लार्ज मतलब बिग, बिग मतलब बड़ा, दोनों बड़े ग्रुप होते हैं, तो डिफरेंस पता है किसी को? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। लार्ज का मतलब लेंथ में बड़ा हो, जैसे आपने खजूर का पेड़ देखा होगा ना, या सुना होगा, खजूर का पेड़ बड़ा होता है हाइट में, है ना? दूसरा, एक आपने छोटे पेड़ देखे होंगे लेकिन वो काफी कैनोपी उनकी थिक होती है। कैनोपी थिक का मतलब, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पेड़ बना रहा हूँ और इस तरह से इस पेड़ की ये बहुत सारी जड़ें हैं जो अंदर की तरफ गई हुई हैं, ठीक है, ये पेड़ है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। और इस पेड़ के अंदर ये ऊपर, आपने ऐसे वाले पेड़ तो देखे ही होंगे ना, ऐसे ऐसे करके वो पेंटर्स भी बना देते हैं। चलिए इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं यूं करके, तो इसको बोलते हैं ये छायादार पेड़ है। और जो वो होता है हमारा क्या बोलते हैं इसे, खजूर का पेड़, वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, और उसके ऊपर यहाँ पर कुछ टहनियां सी होती हैं, 2-3 वो पत्ते से होते हैं ऐसे बड़े बड़े से, है ना? ये देखा हुआ है भाई, ऐसा खजूर का पेड़ होता है। खजूर के पेड़ की लेंथ होती है बहुत ज्यादा, लेकिन वो छाया नहीं देता। इसको बोलेंगे बिग और लार्ज ग्रुप, बिग और लार्ज, ठीक है, लार्ज या बिग ग्रुप बोल सकते हो इसको, लार्ज, लार्ज, ठीक है, लार्ज और बिग। और ये होगा बल्कि, मोटू राम बोल दो इसे, है ना?
कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत मोटा हो, उसको खिड़की में से आप बाहर निकालना चाहते हैं, वो नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा हो जो लंबा हो, हाइट में 6-7 फीट का हो, उसको खिड़की में से बाहर निकालना, वो निकल जाएगा। तो बल्कि ग्रुप जो होता है वो भारी ग्रुप होता है, वो जगह ज्यादा घेरता है, एरिया वॉल्यूम ज्यादा घेरता है। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है वो बल्कि ग्रुप, जिसका वॉल्यूम कम होता है वो लार्ज ग्रुप। ठीक है, उसकी लेंथ बड़ी होगी लेकिन वॉल्यूम कम होगा, वो लार्ज ग्रुप होता है। तो यानी हमें बल्कि ग्रुप चाहिए, यहाँ पर लार्ज ग्रुप नहीं। यस गाइज, ये समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो यानी हमें बल्कि ग्रुप चाहिए यहाँ पर, ये याद रख लेना। तो ये बल्कि ग्रुप है, मोटे वाला ग्रुप है। ठीक है, ये भी बल्कि ग्रुप है, मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि। तो ये चारों मैंने CH3 ग्रुप लगा रखे हैं दोनों तरफ। और NH2 है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करना चाहती है बेंजीन रिंग को। तो ये वैसा ही है जैसे हमने फिन ऑक्साइड आयन किया था बेंजीन रिंग में। फिन ऑक्साइड आयन, ये फिन ऑक्साइड आयन था, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज थी, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रही थी, अपने पूरा साइकिल चलाया था। ये वैसा ही है बिल्कुल, नाइट्रोजन भी यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करेगी और वही वाला साइकिल चलेगा, बस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लोन पेयर डोनेट करने के बाद, और इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगी वो बेंजीन के साथ में, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बस ये काम होगा। और फिर नाइट्रोजन वही बेंजीन पर नेगेटिव रिंग, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चलेगा। तो उसको भी बना के जरूर देखिएगा घर पर। ठीक है, 2 से ज्यादा एटम कंटेन करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि 2 से ज्यादा एटम कंटेन करता है बेटा, बल्कि ग्रुप कोई और भी हो सकता है। ठीक है, अकेला एटम भी बल्कि हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो फ्लोरीन, अगर मैं यहाँ बेंजीन रिंग पर, बल्कि का मतलब मोटा होना है, नंबर ऑफ एटम से फर्क नहीं पड़ेगा। बेंजीन रिंग है, यहाँ पर मैंने कुछ लगा दिया नाइट्रोजन NH2। ठीक है, तो अब देखिए जरा, अगर मैं यहाँ आयोडीन लगा दूं, यहाँ भी आयोडीन लगा हुआ है। आयोडीन अपने आप में बहुत मोटूराम होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। ठीक है, तो ये भी बल्कि ग्रुप है। आयोडीन की जगह पर अगर मैं यहाँ फ्लोरीन लगा दूं, लोन पेयर तो तीनों में 3-3 ही है, याद रख लेना। ठीक है, अगर इसकी जगह पर मैं यहाँ फ्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ भी फ्लोरीन लगा हुआ है। फ्लोरीन जो है वो छोटा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है। तो आयोडीन अगर लगा देंगे तो उसको बोलेंगे बल्कि ग्रुप। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बेटा? अगर यहाँ पर आयोडीन लग जाती है तो ये बल्कि ग्रुप हो जाएगा। आयोडीन लग गई Yes, तो sir. ये बल्कि ग्रुप हो गया, मोटू राम। ठीक है, तो ये बल्कि ग्रुप हो गया। तो ये स्टेरिकली हिंड्रेंस करेगा। स्टेरिकली का मतलब है भीड़ भाड़, क्राउड वाला। हिंड्रेंस का मतलब है रुकावट। क्राउड के कारण रुकावट आ जाती है रेजोनेंस में। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, क्राउड के कारण रुकावट आ गई रेजोनेंस में। क्राउड, रुकावट, रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस रुक जाता है। क्यों रुकता है रेजोनेंस, अब उसकी बात करते हैं। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो ये अड़ जाता है। ये अब हमें लगेगा ये ऐसे कैसे अड़ रहा है सर, नाइट्रोजन तो यहाँ चुपके से ऐसे भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसको ये ऊपर से घुमाना, एरो घुमाना कोई जरूरी है क्या? अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि नाइट्रोजन कैसे अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता। ये कार्बन है, इसके ऊपर यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड कार्बन बैठा है, ये नाइट्रोजन है। इसके पास में यहाँ पर एक लोन पेयर बैठा है, ये दोनों शेयर्ड थे, है ना, शेयर्ड थे ये। तो ये अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, अभी किया नहीं इसने लेकिन ये कर सकता है। अब होता क्या है, इस कार्बन के साथ यहाँ पर आ जाता है CH3, और इस कार्बन के साथ यहाँ पर भी CH3 आ जाता है। अब देखो, अब ये अड़ेगा कि नहीं अड़ेगा बीच में? CH3 अड़ता हुआ नजर आ रहा है बीच में, गड़बड़ कर रहा है। तो नाइट्रोजन के शेयरिंग को, नाइट्रोजन के लोन पेयर की डायरेक्शन को बदल देगा। ओरिएंटेशन, डायरेक्शन बदल जाएगी। यस गाइस, समझ में आया बेटा? नाइट्रोजन थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा, दूर हट जाएगा, जिससे शेयरिंग हो जाएगी कम। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। हाइपर कंजुगेशन, सॉरी क्या नाम इसका, रेजोनेंस चलेगा ही नहीं, रेजोनेंस चलेगा ही नहीं, रेजोनेंस आगे नहीं बढ़ेगा। श्योर, रेजोनेंस के बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हाइपर ये शेयरिंग के चांसेस कम हो गए हैं। क्लियर है ये बात सबको? यही काम करता है स्टेरिकली हिंड्रेंस, यानी कि बड़ा ग्रुप आएगा तो बिल्कुल ही दूर हटा देगा, बिल्कुल टिल्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर था, वो इधर हो गया, दूसरी तरफ चला गया, यहां से यहां आ गया, एंगल ही बदल गया 90 से। ये 90 का पूरा 90 का एंगल ऐसे बदल गया, दूसरे ग्रुप की वजह से, स्टेरिकली हिंड्रेंस की वजह से एंगल बदल गया, तो अब शेयरिंग खत्म हो गई। यस, समझ में आ गया बेटा सबको? होता क्या है? ठीक है, तो इसकी वजह से तो देखो जितना बल्कि ग्रुप होगा, यहाँ CH3 लगा, ये NH2 है,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, NH2 की जगह एक CH3 लगा दिया, बल्कि ग्रुप और बढ़ गया, ये भी तो स्टेरिकली हिंड्रेंस करेगा, ऑब्वियस है। नाइट्रोजन वाले पे बैठा वो स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं करेगा, वो इसको करेगा, और ये पूरा का पूरा मुड़ जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। 2 CH3 ग्रुप आ गए, सबसे ज्यादा स्टेरिकली हिंड्रेंस ये करेगा, सबसे ग्रेटर इसका है, फिर इसका है, इसका कम है, ठीक है। यानी सबसे कम ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। ये है इसका स्टेरिकली हिंड्रेंस इनहिबिशन, कौन ज्यादा इनहिबिशन करेगा। इनहिबिशन अगर ज्यादा हुआ स्टेबिलिटी हो जाएगी कम, स्टेबिलिटी कम हुई तो मॉलिक्यूल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, जिसपे स्टेरिकली हिंड्रेंस सबसे कम है। किस पे सबसे कम है स्टेरिकली हिंड्रेंस, सबसे पहले वाले पे स्टेरिकली हिंड्रेंस कम है और बाकी दोनों पर ज्यादा है। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा, ये क्लियर है सबको, Yes, sir. है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। SIR इफेक्ट के बाद अब बताइए हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होती है भाई, तो हाइपर कंजुगेशन जो है उसका नाम है बैकर-नाथन इफेक्ट। बैकर-नाथन इफेक्ट बंदे का नाम था, उसके नाम पर रख दिया, ठीक है, पहली बात। तो इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होता है। पहले रेजोनेंस किस चीज का था, याद है, पहले रेजोनेंस था पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर का। लोन पेयर और पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होने वाले हैं, और इस रेजोनेंस को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो ये आपको पता लगेगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे होते हैं जब हम एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी। फर्दर आता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, मतलब बॉन्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता यहाँ पर। नो बॉन्ड रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये कैसे होता है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन याद कीजिए, बैकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। किसके बीच में हो सकता है, कार्बोकेटायन के बीच में, फ्री रेडिकल के बीच में, एल्कीन के बीच में, इन तीनों के बीच में हो सकता है। कार्बोकेटायन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल अकेला इलेक्ट्रॉन एक वैलेंसी कम रह जाए कार्बन की, फ्री रेडिकल होता है। और एल्कीन सबको पता है डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। इन सब के बीच में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। अब इन सबके बीच में पॉसिबल है तो कोई कोर कंडीशन भी होती है, यस, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर। अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए अगर हाइपर कंजुगेशन करवाना चाहते हो तो। लास्ट में आपको सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन वाली बात याद रह जाएगी, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर। अब इसका क्या मतलब है, ये भी आगे पढ़ेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मोर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो मोर हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल स्टेबल ज्यादा होगा। जैसे रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है, वैसे हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबिलिटी मिलती है। यस गाइस, ये सारी बातें समझ में आ गई सबको, एग्जांपल करेंगे तो और डिटेल में आ जाएगी। यस और नॉट, क्लियर है ये बात सबको। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिखा रखा है, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए एक ग्रुप है, चलो उससे पहले मैं अपने वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। ये कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ में यहाँ पर मैंने CH2 CH2 CH3 एक कार्बन की चेन ये लगा दी, यहाँ पर सीधा CH3 लगा दिया, यहाँ भी सीधा CH3 लगा दिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो कार्बन होता है, यानी कोई ग्रुप, कोई एटम और ग्रुप जिस जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है, कोई एटम या ग्रुप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जिसमें हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ग्रुप हो सकता है, एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। जैसे कार्बोकेटायन है यहाँ पे, कार्बन पॉजिटिव आयन, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एटम है। इसके जस्ट साथ जो कार्बन लगता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन इसमें कौन सा है, अभी इसके जस्ट साथ वाला कार्बन, जस्ट साथ वाला, ये वाला जस्ट साथ में कार्बन लग रहा है, बिल्कुल अल्फा है। ये वाला भी साथ में लग रहा है, बिल्कुल अल्फा है। ये वाला भी साथ में लग रहा है, ये भी अल्फा है। तीनों कार्बन अल्फा है, क्योंकि हमारे ग्रुप के चारों तरफ जितने भी कार्बन एटम लगे हैं सब के सब अल्फा होंगे। पहला कार्बन अल्फा होता है। पहले से अगर और आगे कोई कार्बन लगाओ, जैसे कि नीचे मैंने कार्बन की चेन लगा रखी है, तो ये होगा बीटा कार्बन। बीटा से और आगे लगाओ गामा कार्बन, और अगर गामा से भी और आगे लगाओ तो डेल्टा कार्बन। ये डेल्टा कार्बन होता है। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कार्बन क्या होते हैं, सबको क्लियर है ये, Yes. जल्दी बताइए, है ना। तो अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया होगा, यानी जो कार्बन हमारी, ठीक है, जो कार्बन हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है उससे जस्ट साथ लगते वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उससे नेक्स्ट वाले को बीटा, उससे नेक्स्ट को गामा, उससे नेक्स्ट को
डेल्टा। अब ये अल्फा कार्बन एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा एटम, यहाँ देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, तो अल्फा कार्बन के साथ जितनी हाइड्रोजन लगी होती है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन में इस मॉलिक्यूल में सॉरी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं बताओगे? अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है, बस बात खत्म। बताइए कितने हाइड्रोजन हैं? 8। 8 हैं, यस। 3 और 3 6 और 2 8, यस। किसी को डाउट है इस बात में? ये अल्फा नो कार्बन के साथ सर। 3 है, यहाँ 3 है और इसके साथ 2 ही है। आप नेक्स्ट वाले कार्बन को नहीं लेने वाले। तो 3 3 6 और 2 8, सीधी सी बात है, 8 हो गए अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स इट। तो इस तरह से ये अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर 8 हैं। अब ये तो चलो बात खत्म हुई कि 8 अल्फा हाइड्रोजन है। फर्दर अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की, ठीक है? तो हाइपर कंजुगेशन के अंदर अब क्या आता है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बेटरली आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है। तीनों को CH3 ले रहा हूँ, थोड़ा छोटा ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, CH3। और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक CH3 को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे। नीचे वाले CH3 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये H, ये H और ये H, तो होता क्या है, कार्बन इसका p ऑर्बिटल खाली होता है। ऑर्बिटल लेवल पर तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हम उसको डायरेक्टली करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड सीधा सीधा घूम के यहाँ पर चला जाता है इन दोनों के बीच में। तो होगा क्या, अब जरा सिचुएशन देखिएगा और ध्यान से, और इसको बनाना है, बनाए बिना याद नहीं होगा कोई भी इफेक्ट, याद रख लेना। फिर से बोल रहा हूँ, सभी चीजें अगर ऑर्गेनिक को बाय हैंड आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लिख कर नहीं देखते हैं, तो ऑर्गेनिक याद नहीं होने वाली, फिर चाहे कुछ भी कर लेना, ठीक है। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि ऑर्गेनिक को याद करना इम्पॉसिबल है फिर। तो देखिए अब होगा क्या, तो यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहा, ये कहीं नहीं गया, ये यहाँ पर है। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये वाले कार्बन का तो यहाँ है, हाइड्रोजन वाला यहाँ पहुंच गया। तो हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज चला गया क्योंकि इसको एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल गया, दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन और इसके बीच में था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, बस इतना सा फर्क हुआ। तो है तो उसी कार्बन के पास, तो इस कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सेम रहेगा। यस, ये वाला सबको समझ में आया? यस गाइस, है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाता है। तो नेक्स्ट हम फिर से कंपाउंड बनाएंगे, कार्बन ऊपर CH3, बाकी सब सेम है, उसको कुछ नहीं छेड़ नहीं रहा हूं मैं, बस वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वो सब बनाया, ठीक है। ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक यहाँ हाइड्रोजन है। तो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ अब क्या होगा, तो वो देखते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन तो यहीं आया, इसी कार्बन के पास है, तो ये यहीं रहेगा, दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, ठीक है। और ये बन गया, ये हाइड्रोजन बन गया पॉजिटिव। यस गाइस, ये समझ में आया सबको? यस सर। अब क्या होता है, अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो यहाँ से एक ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से पूरा बॉन्ड शिफ्ट होगा, बाकी सारी सिचुएशन सेम रहेगी। तो जरा देखिए क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरफ हाइड्रोजन, सेम टू सेम, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये कार्बन है, इसके साथ CH3 है और इधर भी CH3 है, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला है, ये कलर चेंज करते हैं, तो देखिए ये वाला एक, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर खिसक के आ गया, है तो इसी कार्बन के पास, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये ऐसा बन गया। यस, ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस पॉइंट सर। सबको? तो अब देखिए क्या होता है, अब ध्यान दें, तो देखो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है। ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है। ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है। और ये सारा रेजोनेंस में घूम रहा है, कौन घूम रहा है? सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर रहा है, और एक जगह पे बॉन्ड बन रहा है, एक जगह पे खाली है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसलिए नो बॉन्ड, बिना बॉन्ड के सर्कल घूम रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। यस, ये बात समझ में आई सबको? नो बॉन्ड रेजोनेंस, यस सर। फर्स्ट थिंग। दूसरा इसका नाम क्या था? सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो देखो सिग्मा बॉन्ड तो रेजोनेंस दिखाई रहा है, घूम रहा है, पाई बॉन्ड, इसने पाई बॉन्ड बनाया था सबसे पहले, डबल बॉन्ड बनाया, इसलिए इसका नाम सिग्मा पाई बॉन्ड है।
सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ने पाई बॉन्ड बना दिया और उसके बाद दूसरा सिग्मा बॉन्ड इसके रेजोनेंस में घूमने लग गया, इसको बोलते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस। यस बेटा, ये बात सबको समझ में आ गई, सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो इस तरह से इसका नाम यहाँ जस्टिफाइड हो रहा है, सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ही नहीं कोई, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। बट ये सारा खेल अल्फा हाइड्रोजन का है, बिना अल्फा हाइड्रोजन के ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? तो जो कार्बन हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उससे नेक्स्ट वाला अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सारे अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ये सब अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो ये याद रखिएगा, तीनों अल्फा कार्बन है, इनके साथ जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट देखिए अब क्या होने वाला है, ठीक है? तो इसको हम जरा एंड करते हैं, और ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ नहीं, तो नेक्स्ट वाला देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड अब यहाँ आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ आता है तो फिर देखिए जरा सिचुएशन क्या बनेगी, वही फर्स्ट वाली सिचुएशन वापस बन गई, CH3 CH3, फर्दर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, तो अब जरा सिचुएशन बदल जाएगी। यहाँ पर अब क्या था भाई, ये वाला बॉन्ड था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया इस हाइड्रोजन के पास, और इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास जाएगा, इस कार्बन के पास ही रहेगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं इन दोनों को अब जरा अरेंज करूं, ये कार्बन वाला यही है, हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, और इस कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस, क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट वाली सिचुएशन फिर से आ चुकी है, एक साइकिल पूरा घूम गया, तीन हाइड्रोजन वाला। अब बाकी के जो 6 हाइड्रोजन और बचे हुए हैं CH3 के साथ में, वो भी ये साइकिल घुमाएंगे, यस और नॉट? यस सर। तो यानी कि 9 हाइड्रोजन इस साइकिल को रोटेट करेंगे, और इसलिए इस कार्बन के पॉजिटिव आयन को ज्यादा स्टेबल रखेंगे। अगर ये दो ना होते, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला CH3 ना होता, तो सिर्फ 2 ही CH3 मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन होते जो इसको रोटेट करते। ठीक है, और अगर ये भी ना होता, सिर्फ H लगा होता, सिर्फ H तो कुछ नहीं करेगा, तो सिर्फ ये CH3 ऐसा करता, यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की। सिंपल एज इट इज सिंपल। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। है ना? तो ये बाकी के दोनों CH3 से भी यस आपको सर। बाकी के दोनों CH3 के साथ भी आपको इसे रोटेट करना है बेटा, और याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, यहाँ फिर से मैंने अल्फा हाइड्रोजन दिखा रखी है, एल्कीन के लिए भाई, एल्कीन वाला रेजोनेंस है, वो था कार्बोकैटायन वाला रेजोनेंस, ये है एल्कीन वाला। ठीक है, और एल्कीन के लिए हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ चलो, है ना, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कंजुगेशन एल्कीन, एल्कीन पहले वाला क्या था, ये हाइपर कंजुगेशन थी कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन, कहाँ लिखे इसे, यहाँ लिख सकते हैं, जगह नहीं है कोई अच्छी, यहाँ लिख देते हैं चलो, कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन। कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, तो ये इस तरह से ये कार्बोकैटायन की हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन है। ठीक है, दोनों सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है दोनों के अंदर। और फर्दर हाइपर कंजुगेशन एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में 2 कार्बन होते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के होते हैं, ये देखिए 2 कार्बन। तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट, इस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला ये वाला कार्बन, और इसको अल्फा मत मान लेना, ये समझ में आ रहा है ना? इस डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इससे नेक्स्ट वाला ये वाला अल्फा, ये दोनों अल्फा कार्बन है। यस गाइस, क्लियर है? तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, नीचे मैंने आंसर भी लिख रखा है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 5। कैसे, CH2 उस तरफ है, CH3 इस तरफ है, तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं। यस, क्लियर है ये बात सबको? हाँ जी। यस सर। अब देखिए इसमें रेजोनेंस फिर कैसे चलता है ना, हाइपर कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस ही है वैसे तो, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस कह सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन कैसे चलती है, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ ये डबल बॉन्ड, देखो क्या होगा, अगर ये हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये पूरा पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
सो सिंपल इट इज। तो वैसे ही फिर से साइकिल चलेगा। अब ये हाइड्रोजन इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, फिर ये हाइड्रोजन इधर करेगा, फिर डबल बॉन्ड वापस इसको इधर कर देगा, और फिर से वही पहले वाली कंडीशन आ जाएगी इस तरह की। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने हैं, एल्कीन के दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, और वो सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एल्कीन का हाइपर कंजुगेशन का सर्कल चलाने में, और वो मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे सकते हैं। यस गाइस, क्लियर है ये बात सबको? हाँ जी, ये समझ में आ गया? हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हाइपर कंजुगेशन आती है, फ्री रेडिकल की हाइपर कंजुगेशन है भाई। तीसरा पॉइंट है फ्री रेडिकल की हाइपर कंजुगेशन। तो फ्री रेडिकल की हाइपर कंजुगेशन कैसे होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो, फ्री रेडिकल मैंने बना दिया, ये CH3 का मॉलिक्यूल है, CH2 का मॉलिक्यूल है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ है, दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तीन बॉन्ड पूरे हो गए, एक बॉन्ड नहीं है, वहां पर सिर्फ एक फ्री रेडिकल है, आपके सामने है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, ये है फ्री रेडिकल, कार्बन का फ्री रेडिकल। ये CH3 है, इसके पीछे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये फ्री रेडिकल जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है, इसके नेक्स्ट पीछे है अल्फा कार्बन के, अल्फा कार्बन से तीन हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ये हाइड्रोजन और कार्बन क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, ये रहा, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल था। यहाँ वही हो रहा है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो ये फ्री रेडिकल था, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, और वो हाइड्रोजन बेचारा अकेला रह गया। अब इनका सर्कल शुरू हो जाता है। अब सर्कल कैसे शुरू होगा, अब नेक्स्ट वाला बॉन्ड भी ऐसे टूटेगा होमोलिटिक, आधे आधे सिर वाले एरो लगा रखे मैंने, हाफ हेडेड एरो, आधे सिर का एरो। तो ये आधे सिर का एरो, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का तो यहीं रहेगा, इसका ये इसी के पास रहेगा, बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने अपना ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं हो रहा है कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग नहीं हो रहे हैं, अगर ध्यान दो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपना बांट लिया, हाइड्रोजन ने अपना बांट लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया, और ये कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन ने दूसरे ऊपर वाले हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड बना लिया यहाँ जाके। यस, क्लियर है? तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये आ गया फ्री रेडिकल। फर्दर क्या हुआ, अब नीचे वाले बॉन्ड में से ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लाके और इससे बॉन्ड बना लेता है, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाएगा। तो नीचे वाले केस में वही हो रहा है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया। नेक्स्ट, ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ था, जैसे उसको डोनेट किया था, वैसे ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ खिसक आता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ इसी कार्बन के पास रह जाता है। दैट्स इट। तो पहले वाली सिचुएशन फिर से आ जाती है। यस गाइज, ये रेजोनेंस समझ में आ गया? इसको याद करना है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है हाई फ्री रेडिकल वाले में। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर एक गाइज, बार फ्री रेडिकल वाला रिपीट कर दो। रिपीट करूं? देखो क्या होता है, चलो मैं इसे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, ये CH2 है, ये है फ्री रेडिकल, ठीक है, अकेला इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा है। यहाँ पर तीन बॉन्ड बने हुए थे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, CH3, उसमें से एक को मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दिखाया। तो देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाए, तो मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन बांट ले, तो मैं कहूँ कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और फिर अपने पास रख के इस नेक्स्ट वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। तो ये देखो इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड यहाँ, है ना, ये वाला डायग्राम देखिए, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और बाकी क्या हुआ, उस हाइड्रोजन को, वो अकेला रह गया बेचारा, तो ये हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि इसको ऐसे शो करो, बस ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ से उठ गया और कहाँ आ गया, और यहाँ पर आ गया, जिससे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये हाइड्रोजन अकेला रह गया। ठीक है, तो एरो कैसे दिखाएंगे, एरो दिखाएंगे कि इन दोनों ने अपने अपने बॉन्ड बांट लिए, इस हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बांट लिया, इस कार्बन ने अपना बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन बांट लिया, बस ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लिए, और जो बटा हुआ इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का, वो उसके साथ शेयर्ड हो गया दूसरे कार्बन के साथ, बस, और ये हाइड्रोजन अकेला रह गया। यस बेटा, ये समझ में आया ये स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, समझ में आ गया इसी का बेटा? यस सर। अब देखो ये वाला कार्बन यहाँ जाएगा, मतलब इसने अपना कार्बन
कार्बन का ही ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना अलग कर लिया और अलग करके यहाँ पर ले आया ये, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आया। तो मैं अब इसको रब कर देता हूँ, एरो का जरूर ध्यान रखना है कहाँ से आया, ठीक है, मैं उस एरो को रब नहीं कर रहा, जिससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, तो ये हाइड्रोजन अकेला रह गया, देखो बिल्कुल सिंपल। तो इसके लिए भी तो मेरे को एरो दिखाना था ना, तो मैं इसको दिखाता हूँ कि ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर ले जाता है, बस इतना दिखाया कि ये खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन ले गया, ना दिखाओ तो भी चलेगा। नेक्स्ट में क्या होता है, ये कार्बन अब इसके साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन ले आता है, तो मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रब कर दूं तो देखो क्या होगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रब हो गया और वो उसके साथ नेक्स्ट कार्बन के साथ में शेयर हो गया, नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ यहाँ शेयर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये रह गया अकेला हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट केस में क्या होने वाला है, ये बॉन्ड बन चुका है, नेक्स्ट केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में तो डबल बॉन्ड था पहले से ही है ना, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो ये डबल बॉन्ड टूट गया। देखो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो आ गया यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया रब, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, इन दोनों के बीच में फिर से बॉन्ड बन गया, ये सारे तीनों CH3 सेम बन गए और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे रह गया, ये फिर से फ्री रेडिकल बन गया, दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा, फिर से पहले वाली सिचुएशन आ गई है ना, अभी क्लियर है इशिका बेटा? यस यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो, तो इसको अब आपको अच्छे से याद रखना है, बस और कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल्स आपके सामने बने हुए हैं, तीनों तरह से बार बार ऐसे रोटेट करवाना है। नेक्स्ट आता है भाई, नेक्स्ट एक इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अभी तक हमने जितने भी इफेक्ट किए हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, ठीक है, उसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट था, रेजोनेंस इफेक्ट था, मेसोमेरिक इफेक्ट था, वो सारे के सारे इफेक्ट जो हैं वो परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा रहते हैं वो, जब तक वो मॉलिक्यूल रहेगा। ये है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट मतलब जब रिएक्शन होने वाली होती है ना, तो रिएक्शन करते टाइम पे कई बार पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं, वो टेम्परेरी लेवल पर बनते हैं, उस इफेक्ट को बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट ना हमारे नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करता, ये बता देता हूँ। नॉर्मल रूल्स में क्या होता है, हम अगर कोई ग्रुप लगा रहे हैं, हम ग्रुप लगा रहे हैं और वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करना अच्छी बात होती है, तो वो होता है पॉजिटिव इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में अगर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, मैग्नीशियम लगा दिया, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन मेरा ग्रुप है, मैंने कार्बन की चेन के साथ लगाया, है ना, ग्रुप हमारा होता है याद रखना, मैंने कार्बन की चेन के साथ ग्रुप लगा दिया, तो वो फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन की चेन से। मतलब लेना, किसी से कोई चीज लेना नेगेटिव होता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, तो लेना हो गया नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सेम मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए है, सेम रेजोनेंस इफेक्ट के लिए, कि रेजोनेंस इफेक्ट अगर मैंने कोई ग्रुप लगाया और वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव है भाई, और अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव है भाई, मेसोमेरिक हो चाहे रेजोनेंस हो, कोई भी इफेक्ट हो, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बेस चलता है। बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उल्टा हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने को तो पॉजिटिव मानता है और डोनेट करने को नेगेटिव मानता है, यानी दान देने को ये मानता है नेगेटिव और दान लेने को मानता है पॉजिटिव, क्योंकि ये टेम्परेरी है ना, इसीलिए ये टेम्परेरी है, उल्टा काम कर रहा है तो टेम्परेरी। यानी कि वो कहते हैं ना, हम अगर किसी से दान ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो टेम्परेरी तो हमारे लगेगा हमारा पैसा बढ़ गया, लो मैंने 1 करोड़ रुपए मांग लिए, मेरा पैसा बढ़ गया, 1 करोड़ प्लस हो गया, टेम्परेरी इफेक्ट है। जब वो वापस लेगा ना उसको, तो उल्टा हो जाएगा सब कुछ, ये टेम्परेरी है। ये भी वो चीज दिखाती है कि ये टेम्परेरी चीजें जो होती हैं, हम नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके एक बार खुश हो जाते हैं टेम्परेरली, बट परमानेंटली तो हम दुखी रहते हैं। तो यहाँ वही चीज है। तो देखो क्या होता है, हाइड्रोजन अटैक कर रहा है भाई, कहाँ अटैक कर रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैक कर रहा है C डबल बॉन्ड O के ऊपर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव, इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन कार्बन से छीनेगा बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन कार्बन से छीन रहा है तो क्या होने वाला है, और मैंने शायद 2 एरो डबल लगा रखे हैं, देखो ये वाला एरो नहीं लगेगा, सेकंड पॉइंट में तो ये वाला एरो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन से छीनेगा, तो ऑक्सीजन यानी कार्बन के ऊपर बन गया सिंगल बॉन्ड, सिंपल, सो सिंपल इट इज। तो कार्बन पे बन गया सिंगल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा और ऑक्सीजन वापस क्या करेगा, हाइड्रोजन से लोन पेयर ले लेगा और पहले वाली सिचुएशन फिर से यही आ जाएगी, ठीक है। यानी कि उल्टी सिचुएशन भी क्रिएट जरूर होगी, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये हम सिंपली मैंने एक डायरेक्शन में इसको शो कर रखा है, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन वापस छीनेगा, ये वाली कंडीशन आएगी, फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन वापस इधर से छीन लेगा, ठीक है, तो वो दूसरी कंडीशन आ जाएगी, बट हम उसको नहीं शो करेंगे। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है, जब कोई अटैक होता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये है टेम्परेरी इफेक्ट।
अगर कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो साइनाइड ग्रुप ने अटैक कर दिया कार्बन पे, तो ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव होता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव हमेशा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा कार्बन के मुकाबले, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, तो साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पर नहीं कर सकता, वो पॉजिटिव पर करेगा। ये मैकेनिज्म का थोड़ा थोड़ा झलक है आपको, जब मैकेनिज्म करवाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, बट ये वाले अगर चीजें याद है तो बहुत आसानी से मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो साइनाइड अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पर, और उसके बाद डबल बॉन्ड ओ पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। क्लियर है। तो ये भी टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अटेन नहीं करेगा ज्यादा देर तक, वो वापस अपना लोन पेयर डोनेट करेगी और साइनाइड वापस छीन लेगा, साइनाइड वापस नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा और फिर से वही चीज आ जाएगी। तो ये दोनों टेम्परेरली होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं, अभी तक ना मॉलिक्यूल बना है ना कोई पक्का मॉलिक्यूल ऐसा बना है, तो ये दोनों टेम्परेरी इफेक्ट है, दैट्स इट। अब इस टेम्परेरी इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है नेगेटिव होता है वो, लेकिन यहाँ ई पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, हमने भेजा एसिड और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहिए हमारे ग्रुप को, बट ये ले रहा है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, बट ये इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्योंकि टेम्परेरी होता है, तो ये टेम्परेरी ई पॉजिटिव इफेक्ट होगा, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। उल्टा कुछ देर के लिए पॉजिटिव, इसको कुछ देर के लिए शांति मिल गई, मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैं अमीर हो गया, लेकिन वापस इसको गरीब बना देंगे ये। ठीक है, तो जो हेल्प लेता है दूसरों से तो कुछ देर के लिए उसको लगता है रिलैक्स मिलता है, अरे वाह मेरे को मेरे दोस्त की बाइक मिल गई, आज तो मैं बाइक वाला हो गया, लेकिन वो परमानेंट नहीं है वो बाइक, थोड़ी देर बाद वो वापस ले लेगा, और बाइक के साथ साथ आपका दोस्त आपसे कुछ और भी डिमांड करेगा जो आपको पूरी करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसने आपको आपके टाइम पर बाइक दी थी। तो इसलिए ये इफेक्ट टेम्परेरी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थोड़ी देर की खुशी, लंबी खुशी के लिए आजकल कोई काम नहीं करता, उसको थोड़ी देर के लिए खुश रहना और उसके बाद में भले ही डिप्रेशन में चला जाए, ये वही कहानी है। नीचे वाला साइनाइड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ डोनर नेगेटिव बन रहा है, बस यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्योंकि टेम्परेरी होता है, तो टेम्परेरी इफेक्ट में हमारे नॉर्मल वाले रूल लागू नहीं होते हैं, अपोजिट वाले रूल लागू होंगे, बस ये याद रख लेना, बाकी सब में सेम रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, एरोमेटिसिटी, लास्ट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। क्या होती है एरोमेटिसिटी, वैसे हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर रखी है इसके ऊपर। तो देखिए हक्कल रूल ने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, स्वीट स्मेल आती थी शुरू में, जो इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड हमने ढूंढे उनमें से स्वीट स्मेल आती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, फाउल स्मेल होती है उनकी, सबकी गंदी स्मेल होती है, तो वो उनका नाम तो एरोमेटिक वैसे नाम सही नहीं है, आप सिंपली लॉजिकली कहें तो नाम सही नहीं है, इसका नाम उल्टा है, नाम के अपोजिट होते हैं सारे मॉलिक्यूल। तो इस हक्कल रूल को जो फॉलो करें वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। हक्कल रूल क्या कहता है, प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर, एक प्लेन में सारे कार्बन, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के सारे कार्बन एक ही प्लेन में होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है बेंजीन रिंग में, मैंने यहाँ एक कार्बन बना दिया, ये सोचो कि ये वाला कार्बन नहीं है, समझ में आ रहा है, ये वाले कार्बन नहीं है और यहाँ डबल बॉन्ड यस है, सर। तो ये प्लेन से बाहर हो गया भाई, ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, सब एक प्लेन में होने चाहिए, तभी हक्कल रूल लागू होता है। तो ये पहली कंडीशन है, तो प्लेन में होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा, मैंने यहाँ ये बना दिया तो क्या ऐसा पॉसिबल है बेंजीन रिंग, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर मैंने गलत बना दिया। जैसे मैंने आपको बताया था साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर याद है सबको, साइक्लोहेक्सेन का ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, यस गाइज, चेयर शेप, याद है, साइक्लोहेक्सेन ऐसा नहीं होता जैसा दिखा रखा है, ये चेयर शेप जैसा होता है, ये चेयर जैसा बनाया मैंने यहाँ, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में, बट उसको नॉर्मली हम ऐसे ही बनाते हैं साइक्लिक चेन की तरह ही, नॉर्मली हम उसको ऐसे बनाते हैं, मतलब हम गलत बनाते हैं, बिल्कुल गलत बनाते हैं। पर आपको कैसे पता लगेगा, अब क्योंकि गलत बनता है स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में दिखाया भी जाता है, नॉर्मल यूज भी किया जाता है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्लेनर है कि नहीं है, देख के तो बता ही नहीं सकते। मैंने नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को प्लेनर बना दिया, आप देख के बता दोगे, नहीं बता सकते, तो क्या इलाज है, याद करना पड़ेगा, समझ गए। तो प्लेनैरिटी को याद किया जाता है, जितने एग्जाम्पल आएंगे जो एक प्लेनर है वो याद कीजिए, जो प्लेनर नहीं है वो याद कीजिए, दैट्स इट। ये बात पॉइंट सबको समझ में आ गया बेटा, यस और नॉट, ये पॉइंट सबको क्लियर है ना। ठीक है, यस। दूसरा रिंग होनी चाहिए, रिंग तो पक्का होनी चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा रिंग वाले होते हैं, तो रिंग और प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा है कंजुगेशन और अल्टरनेशन, यानी अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड हो या कंजुगेशन में हो, बस सीधी सी बात, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लगातार डबल सिंगल का अल्टरनेशन चलना चाहिए, ठीक है, डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तीसरा 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस फॉर्मूले को फॉलो करता हो, यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जीरो से,
ठीक है, तो उनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन को चेक करें, बेंजीन प्लेनर होता है, एक्सपीरियंस्ड है और एक्सपेरिमेंटल भी क्लियर है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए प्लेनर होता है, मैंने भी याद कर रखा है, आप लोग भी याद कर लीजिए, बेंजीन प्लेनर होता है। साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं होता, वो चेयर फॉर्म में होता है, ये भी याद कर लीजिए। तीनों डबल बॉन्ड हटा दोगे तो चेयर जैसा बन जाएगा, ये सिर्फ डबल बॉन्ड ने इसको प्लेन में रख रखा है, ये समझ सकते हैं। अब इसमें 4n+2 इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भाई इसमें? 6 है ना, डबल बॉन्ड 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। एक डबल बॉन्ड में के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स इट। तो 6 इलेक्ट्रॉन बन गए इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू निकालें, 2 को उधर लगे 4 और 4/4 इक्वल आ गया 1। यस, एन की वैल्यू 1 आ रही है, ऊपर उसने कहा था 0 1 2 3 4 कुछ ना कुछ एन की वैल्यू निकलनी चाहिए, 1.5 नहीं होनी चाहिए, 1.2 नहीं होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 हो सकती है। यस सर, 1 आ रही। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, दैट्स इट। क्लियर है भाई सभी को? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, ओके बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक के उल्टे, हाईली अनस्टेबल। एरोमेटिक हाईली स्टेबल, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। अभी हाईली अनस्टेबल इनके रूल क्या है? वही सेम रूल है, प्लेनर होगा, कंजुगेशन में होगा, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, +2 को हटा दो बस, 4n इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो एग्जांपल दिखा रखा है मैंने, साइक्लो ब्यूट 1 4 आएगा, 1 3 डाइइन, साइक्लो ब्यूट 1 3 ब्यूटा 1 3 डाइइन, एग्जाम्पल इसका है ना, आईपीसी नेम। तो ये क्या आएगा? 4n इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू क्या आएगा? 4/4 इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल है ये रिंग, हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल। नॉर्मल जो स्टेबल होते हैं ना, उससे भी ज्यादा हाईली अनस्टेबल है, याद रखना, अनस्टेबल। नेक्स्ट होते हैं नॉन एरोमेटिक, मतलब जो ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक भी नहीं है एंटी भी नहीं है, तो नॉर्मल होते हैं वो। तो नॉन एरोमेटिक मतलब वो एरोमेटिक नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड, वो नॉर्मल स्टेबिलिटी होती है उनकी, नॉर्मल स्टेबिलिटी, दैट्स इट। इसके लिए कोई रूल वूल नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है, इन दोनों में से कुछ नहीं है तो नॉन एरोमेटिक है। जो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, मतलब वो नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? बस इतना ही। नेक्स्ट देखो, एक होता है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक एरोमेटिक ही होता है, रूल भी सारे वही फॉलो होते हैं एरोमेटिक वाले, बस एक गड़बड़ होती चीज क्या? आयन होते हैं वो, आयन या तो पॉजिटिव आयन होते हैं या नेगेटिव आयन होते हैं, बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं होता। यस गाइस, क्लियर है? तो आयंस विच आर एरोमेटिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर वही चीज है, देखो, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कैटायन है, अनायन है, एनायन, सीपी बोलते हैं इसे, सीपी, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन। तो देखिए इसमें 4n+2 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, 6 क्यों कर रखे हैं? 2 तो डबल बॉन्ड है, 4 तो वहां से आ गए, और एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है किसमें? रेजोनेंटिक साइकिल में, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल इक्वल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एन की वैल्यू 1 आएगी, सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, एरोमेटिक। लेकिन ये कौन सा एरोमेटिक है? क्वासी एरोमेटिक। समझ में आ गया भाई क्वासी एरोमेटिक सबको? यस सर, जिसमें आयंस लगते हैं। बस आयंस होते हैं वो, बाकी रूल फॉलो करते हैं, बट आयन होते हैं। जैसे ये देखो पॉजिटिव आयन, ये भी क्वासी एरोमेटिक है। पॉजिटिव आयन 4n+2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है ना। तो ये क्या आएगा? n इक्वल 0/4 इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमें, n की वैल्यू 0 हो, क्वासी एरोमेटिक, दैट इज। एक और होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है, वो भी क्वासी एरोमेटिक ही होता है, याद रखिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है और क्वासी एरोमेटिक ही होता है, ठीक है। और ये मैं दूसरे उससे बना रहा हूं ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आए कि ये ऐसा है। यस भाई, क्लियर है? तो यहां होता है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये बॉलीवुड फिल्मों में वो मास्क सा लगाते हैं वैसा बन गया ना। फिर यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। यस, क्लियर है सबको? यस सर।
तो इसमें देखो अगर सही तरीके से देखें ना हम, तो इसमें ये लग नजर आता है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल और सिंगल, 2 बार सिंगल आ गया, कोई बात नहीं है, 2 बार सिंगल आ रहा है, तो ये क्वासी एरोमेटिक में ऐसा पॉसिबल है। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, ये 4n + 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, n की वैल्यू निकलेगी 6 - 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 आ गया। तो यानी कि ये क्या है, ये भी क्वासी एरोमेटिक है, क्योंकि बीच में गैप हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। तो ये भी एक क्वासी एरोमेटिक का एग्जाम्पल है, ये वाला भी क्वासी एरोमेटिक है और ऊपर वाला भी क्वासी एरोमेटिक है, ये दोनों ही क्वासी एरोमेटिक है। यस गाइज, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ट्रोपोलिनियम आयन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये इसमें हालांकि डबल सिंगल वाला रूल, एक रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बट इसमें क्या होता है, और मैं उसकी एक्चुअलिटी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो पॉजिटिव आयन है ना, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया था ना, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे पॉजिटिव आयन होता है। तो जिससे क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है, इन दोनों के बीच में, समझ रहे हो? यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यस बना सर। देता है, यहाँ वो सिंगल बॉन्ड बना देता है, तो इसको जरूरत ही नहीं है ऊपर वाले कार्बन के साथ में शेयरिंग करने की, तो वहां वाला कार्बन किसी काम में नहीं आता, लेकिन वो अट्रैक्ट कर रहा है बस इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो होता कुछ ऐसे है, तो इसकी शेप की वजह से, यानी ये आउट ऑफ द प्लेन होता है। अब ये चीज अंदर की है कि आउट ऑफ द प्लेन होता है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अंदर वाले बाकी के सारे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे, और वो वाकई में पक्के तौर पर शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस दिखाएंगे। That is quasi aromatic. That's all for the today's lecture guys. Now I am just ending the video, और आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी योर डाउट्स।